अनाजों की संभावनाओं पर मसूरी में आज से मंथन, 13 राज्यों से प्रतिनिधि होंगे शामिल। चार धाम यात्रा के लिए हेली सेवाओं की टिकट फुल 6 घंटे के भीतर 30 अप्रैल तक सभी टिकटों की बुकिंग। यूके SSC पेपर लीक के आरोपी 184 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित कर भेजे नोटिस, 3 अभ्यर्थियों का एग्जाम कैलेंडर जारी। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना के मिले 71 नए मरीज, 3 महीने बाद सामने आए एक दिन में 71 संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर आपको बता दें, श्री गुरुग्राम राय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में शिरकत की। बतौर मुख्य अतिथि सीएम धामी यहां कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री गुरुराम राय विश्वविद्यालय मना रहा है प्रथम दीक्षांत समारोह और इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। बतौर मुख्य अतिथि यहां पर पहुंचे हुए थे। पहला वार्षिक दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है विश्वविद्यालय में। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर की। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सांसदों की बैठक होने जा रही है और बैठक के संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सांसदों को 2 बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं, जबकि तीसरी बैठक आज मुख्यमंत्री आवास में होगी। बैठक में नगर निकाय और लोकसभा चुनाव को जीतने पर मंथन किया जाएगा। साथ ही जिन बूथों पर बीजेपी की स्थिति कमजोर है उसको मजबूत कैसे करना है उस पर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि रूटीन की मीटिंग्स होती हैं, इससे पहले भी हमारी सांसदों की बैठक 2 बैठकें दिल्ली में हुई हैं और ये तीसरी बैठक हमारी मुख्यमंत्री आवास में आज शाम को रहेगी। हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी इस बैठक में रहेंगे और सांसदों द्वारा अनेकों सुझाव सरकार के लिए भी होते हैं और संगठन के लिए भी होते हैं और संगठन द्वारा भी अपेक्षा रहती है कि हमारे जो सांसदगण हैं उनके कार्यक्रम को हम संगठन के कार्यक्रम के साथ उनको जोड़ें। तो इन सारे विषय पर हमारी ये बैठक रहने वाली है और आगामी, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा का चुनाव मुख्य रूप से सांसद केंद्रित रहने वाला है, तो उनके कार्यक्रमों की श्रृंखला बढ़ेगी। उस श्रृंखला में उनकी सहभागिता रहे और कोई ऐसे विषय जिन विषयों को हम बूथों पर, खासतौर पर जो बूथ हमारे कमजोर थे, पूरा नहीं जीत पाए, उन बूथों को जीतने की दृष्टि से क्या क्या कार्यक्रम ले सकते हैं उस पर हमारे आज की चर्चा शुरू रहेगी। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार आंचल कंपनी का विस्तार करने जा रही है और राज्य के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार की योजना है कि प्रदेश भर में आंचल के 100 बूथ खोले जाएं और इसके साथ ही आंचल कंपनी का विस्तार भी किया जाएगा, जिससे आंचल कंपनी की आय बढ़ सके। और मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि आंचल के विस्तारीकरण के तहत अब आंचल कंपनी बटर, आइसक्रीम आदि को भी बनाएगी और इसके तहत शुरुआती चरण में आंचल के 53 बूथ खोले जाएंगे और इस महीने के अंत तक 13 अन्य कैफे खोले जाएंगे। साथ ही विभाग ने निर्णय लिया है कि अब आंचल बूथ को सरकारी जमीनों पर खोला जाएगा, जिससे विभाग पर वित्तीय भार ना पड़े और साथ ही लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। हमारी जो प्लानिंग है वो 100 बूथ खोलने की है, आंचल के कैफेज खोलने की है। कोशिश ये है कि आंचल जो है पब्लिक तक पहुंच सके, आंचल डाइवर्सिफाइड रूप में पब्लिक तक पहुंचे। देखिए, अमूल हो चाहे वर्का हो चाहे आनंदा हो, कोई भी सिर्फ दूध में नहीं है, बटर में भी है, आइसक्रीम में भी है, फ्लेवर मिल्क में भी है, कुल्फी में भी है। तो हमने एक कोशिश करी है आंचल को डाइवर्सिफाई करने के लिए। हमने जो बूथ खुलेंगे
उसमें आंचल का फ्लेवर मिल्क भी होगा, कुल्फी भी होगी, थिक शेक्स भी होंगे, आइसक्रीम भी होगी। और 53 जगहों को हमने फिलहाल फर्स्ट फेज में शॉर्टलिस्ट किया है। एक सबसे पहला कैफे हमने घंटाघर में खोला है। 13 और कैफे इस महीने के आखिरी तक में हम खोलने जा रहे हैं। बढ़ते आगे खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम कुमाऊं द्वार महोत्सव में प्रतिभाग किया और कुमाऊं और गढ़वाल के लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां पेश की। वहीं 11 अप्रैल तक चलने वाले इस कुमाऊं द्वार महोत्सव में उत्तराखंड के स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोक कला को बढ़ावा देने का उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन कराया। कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति को धन्यवाद भी दिया। साथ ही उत्तराखंडी लोक संस्कृति और लोक कला बढ़ा रहे कलाकारों को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक कला और लोक संस्कृति को पूरा देश और दुनिया में ले जाने वाले हमारे लोक गायकों को उचित मंच मिले। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। हमारी भाषा, बोली और देश दुनिया तक ले जाने वाले लोगों का हमेशा सम्मान किया जाएगा। ये आयोजन अपने आप में हमारे लोक कलाकारों को एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करता है और उनको अपनी जितने भी हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं, हमारे लोक संगीत को आगे बढ़ाने वाले हैं, लोक संगीत करने वाले हैं, उन सभी को एक मंच, एक सभी स्थान इस प्रकार के कार्यक्रमों से मिलता है और उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इन सभी का प्रोत्साहन हो और ये हमारी लोक संस्कृति लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की है और आगे निकट भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन के लिए हम, जिसमें हमारी लोक संस्कृति झलकती हो, हमारे लोक कलाकारों का प्रोत्साहन होता है, हम उनके प्रोत्साहन के लिए हमेशा खबर बागेश्वर से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे खड़िया खनन के भूमि संबंधित विवादों को लेकर जिलाधिकारी अनुराधा पाल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। और दरअसल बागेश्वर की बात की जाए तो यहां पर तहसील पगना गांव में हो रहे खड़िया खनन के भूमि संबंधित विवाद विगत 2 माह से लगातार प्रशासन के सम्मुख ग्रामीणों द्वारा लाए जा रहे हैं। पीड़ित ग्रामीण का साफ तौर पर कहना है कि पगना में खनन कारोबारी खड़िया खोदने के लिए ग्रामीणों का निचले स्तर तक शोषण किया जा रहा है और जमीनों की एनओसी हथियाने के लिए हथियारों का भी सहारा खनन कारोबारियों द्वारा लिया जा रहा है। पगना के ग्रामीणों ने खनन पट्टा निरस्त करने की भी मांग की है। हम इसलिए आए कि हमारे गांव में कुछ 2 पार्टनर वो राजेंद्र सिंह रफोटी और बालम सिंह रोतेला के द्वारा जोर जबरदस्ती काम किया जा रहा है और गलत ढंग से काम किया जा रहा है। और हमने कह दिया कि भाई इसमें ऊपर से मकान धंस रहा है, टैंक जा रहा है, आप इसको बंद करो, ऐसा मत करो, लेकिन जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। माइन को बंद क्लोजिंग दे दिया कि तब तक जब तक फर्म को खारिज नहीं करते हैं तब तक इसको चालू नहीं किया जाए। ये गणेंद्र नैनवाल के नाम का पटा है, ये पटे में इनका कोई भी नाम नहीं है ना। अगर पटल एकल अगर दिया है जो, तो इनकी जबरदस्ती किस बात की है। जो भी इन्होंने मेरे को जोर जबरदस्ती की और बंदूक दिखाए, मारपीट करने की धमकियां दी और पटाधारक को जबरदस्ती ने जो है वो परमिशन आदि चीजों में साइन कराए, वो सब वो पटाधारक नहीं चाहता है। पगना गांव की समस्या खनन से संबंधित अभी जो आए हैं उसको एक बार जांच करा के देख लिया जाएगा कि उसमें वस्तु स्थिति क्या है। दोनों तरफ के लोगों को सुना जाएगा, उसके हिसाब से जो भी जांच में आएगी उस पर उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। माइन चलेगी या बंद करने का? ये फिलहाल इसकी जांच करा के, जो भी है मैंने बताया है, इसकी जांच करा लेते हैं। अगर जो लोगों को बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ है, लोगों को मकान टूट रहे हैं, भूवैज्ञानिक तरीके से उसकी जाँच करा के अगर वो सेफ नहीं है तो इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया जाएगा। और अगर उसमें समस्या नहीं है और फर्जी लोग शिकायत कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि फर्जी शिकायत करना भी हमारा टाइम का, सिस्टम का टाइम वेस्ट करना है और किसी को कार्य करने देने से रोकना है। बढ़ते आगे, देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एक बार फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव का इस्तीफा मांगा है। बॉबी पवार का कहना है कि बेरोजगारों ने पहले जांच फिर परीक्षा की बात कही थी, लेकिन आयोग और सरकार ने जानबूझकर परीक्षा कराने में तुले हैं। बॉबी पवार का यह भी दावा है कि रविवार को हुई फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा से पहले ही नकल माफियाओं ने
कई बच्चों को पेपर पढ़ा दिया था। ऐसे में सरकार को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा को निरस्त करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। रविवार को हुई फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में कुल 1,43,000 बच्चे शामिल हुए, जबकि 63,000 से ज्यादा बच्चों ने इस परीक्षा से दूरी बनाकर रखी। विपक्ष का कहना है कि बच्चों का सरकार से विश्वास उठ गया है, इसलिए हजारों बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एक बार फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव का इस्तीफा मांगा है। बॉबी पवार का कहना है कि बेरोजगार परीक्षाओं की पहले सीबीआई जांच, फिर परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ही कर्मचारी पेपर लीक करने में शामिल हैं। बावजूद इसके आयोग और सरकार जानबूझकर परीक्षा कराने में तुली है। बॉबी पवार का दावा है कि रविवार को हुई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा से पहले ही नकल माफियाओं ने कई बच्चों को पेपर पढ़ा दिया था। ऐसे में सरकार को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा को निरस्त करना चाहिए था। आयोग के कार्यप्रणाली पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, एपीओ की परीक्षा देखिए, जो 2016 में परीक्षा हुई थी, जो उसमें 2016 में जो पेपर प्रिंट हुआ था उसमें जो वर्ष वो 2016 लिखा हुआ था, परंतु 2022 में भी जो परीक्षा हुई उसमें भी 2016 का प्रिंट लिखा हुआ है। और उसके अतिरिक्त जो एपीओ के छात्रों को अलग अलग व्हाट्सएप जो मैसेज जाते हैं उसमें उन्हें लिखा जाता है व्हाट्सएप में कि आपको हम एपीओ के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं और 100% उसकी गारंटी है जो हमारे पास होने की है। तो ये सारी चीज़ें, ये आयोग से अंदर से लेकर लिंक जो माफियाओं तक का जो लिंक है वो कब टूटेगा, हमारी ये चिंता है। एक बच्चा कितने बार, वो एक बार ऐसी उसको सह सकता है, 2 बार सह सकता है ऐसी घटनाओं को, परंतु बारंबार जब ये पुनरावृत्ति घटनाओं की हो रही है तो बड़ा दुख होता है हमें भी, और बड़ा दुख होता है उनको जो रात दिन मेहनत कर रहा है। आपको बता दें कि राज्य में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से ठीक एक दिन पहले एसटीएफ ने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया था। बेरोजगार संघ का आरोप है कि इस गैंग ने हरिद्वार के एक गांव में बच्चों को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर पढ़ाया है, जिसकी परीक्षा रविवार को हुई। वहीं बॉबी पवार का दावा है कि उनके पास कुछ लोगों की सूची है जिन्हें वह जल्द पुलिस को सौंपने जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को इस हंगामे के बीच राज्य में रविवार को फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 1,43,000 बच्चे शामिल हुए, जबकि 63,000 से ज्यादा बच्चों ने इस परीक्षा से दूरी बनाकर रखी। विपक्ष का कहना है कि बच्चों का सरकार से विश्वास उठ गया है, इसलिए हजारों बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि लोगों का विश्वास सरकार ने खोया है, और इस बात का परिणाम है जो वन दरोगाओं की भर्ती थी उसमें कई हजार अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं एग्जाम देके, क्योंकि लोगों को अब सरकार की इस कार्यप्रणाली पे भरोसा नहीं है, और राम के अनुयायी होने वालों को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेके राजनीति करने वाले लोगों को अब समय आ गया है कि वो उस मर्यादा का पालन करें। जहां जनता को भरोसा नहीं है उस व्यवस्था को सरकार को बदलना चाहिए। धामी जी से उम्मीद थी, पर लगता नहीं कि वो राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। देखिए, सरकार ने बहुत कठोर नकल विरोधी कानून लेकर सरकार आई है, और उसी के तहत जिन लोगों की संलिप्तता है या कोई इस तरीके का माहौल बना रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कहीं थोड़ा भी सुख सुबह हो रहा है तो ऐसे लोगों पर जांच भी की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। नकल विरोधी कानून बनने के बाद सरकार ने सफलतापूर्वक 4 परीक्षाएं करा ली हैं, और ये 4 परीक्षाएं बेरोजगारों के भविष्य को देखते हुए निर्विघ्न संपन्न हुई है। और जो छात्र छात्राएं और नौजवान बेरोजगार जिन्होंने इन परीक्षाओं
में आवेदन किया है, परीक्षाओं में जो आए हैं, उन सब के अंदर कोई संशय नहीं था। सब ने ईमानदारी से परीक्षाएं दी हैं। की नियत न तो नौकरी की देने की है, ये पेपर लीक, ये मैं तो कहूँगा कि सरकार के लोग ही इसमें इन्वॉल्व क्यों हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं षड्यंत्र है कि केवल युवाओं में कह दो कि हमने नौकरी खोल दी है, हम पेपर करा रहे हैं, और एक तरफ अपने लोगों के द्वारा पेपर लीक करा करके उसको समाप्त कर रहे हैं। तो सरकार दो लाभ ले रही है। एक तो पेपर के नाम पर बच्चों से फीस ले रही है, और पेपर लीक करके ना तो उनका जो फीस है वो वापस कर रही है। तो सरकार धन भी बटोर रही है और युवाओं का जीवन भी बर्बाद कर रही है। ये नकल माफिया वही हैं जो पहले भी नकल कराने में पकड़े जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो नकल विरोधी कानून है ये लचर है, ये मजबूत कानून नहीं है। अगर मजबूत होता है, इसमें सजाओं का सख्त प्रावधान होता, तो इस बार अपराधी ये हिमाकत नहीं करते। नंबर दूसरी बात, ये सरकार की, आप इसको देखिए इंटेंशन क्या है कि जिस गाड़ी में सील टूटी और पेपर चोरी हुई है, उसी गाड़ी का मालिक और उस गाड़ी का ड्राइवर कह रहे हैं कि साहब मेरी गाड़ी को जो है रोका गया, उसको लूटा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उस ड्राइवर की बात का कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरी ओर जिस छात्र ने, जिस अभ्यर्थी ने नकल की बात उठाई और कहा कि उनके पेपर की सील टूटी हुई, उसी अभ्यर्थी के खिलाफ नकल विरोधी कानून का जो पहला मुकदमा है वो दर्ज कर दिया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद नहीं थम रहा है। सरकार के कड़े नकल विरोधी कानून के बावजूद परीक्षाओं पर सवाल उठना गंभीर है। क्या सरकार बेरोजगार युवाओं द्वारा उठाए गए सवालों पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सफाई करेंगे? क्या राज्य में नकल विरोधी के हाथ कानून से भी लंबे हो रहे हैं? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब के इंतजार में हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बागेश्वर से गिरेछीना स्टेट हाईवे मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान ध्वस्त हो गई। पानी की पाइपलाइनों और हवा में झूल रहे बिजली के तारों के समस्या से निजात दिलाने के संबंध में ग्राम पंचायत अमसरकोट के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बागेश्वर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि ठेकेदार द्वारा मानकों के विरुद्ध लापरवाही के तहत काम किया जा रहा है, जिससे अमसरकोट ग्रामीण क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में बिजली के तार टूटकर लटक रहे हैं और पेयजल लाइन भी उखड़ गई है। मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने मामले की जांच एसडीएम बागेश्वर हरगिरी को सौंप दी गई है। गांव में, ग्राम सभा में, अमसरकोट में बिजली विभाग की बड़ी दयनीय हालत है। सारे जितने तार हैं, जितने वो उनके लाइन है, सारी झूलती हुई है, पेड़ों से ढके हुए हैं। कभी भी क्षतिग्रस्त, कहीं भी करंट लग सकता है। मवेशियों को, जानवरों को, इंसानों को कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। इस विषय में थी जो गिरेछीना मोटर मार्ग नेशनल हाईवे में अभी चौड़ीकरण का कार्य चला है, उसमें नगर निगम के लिए सप्लाई गई है। पानी की 2 लाइनें गई हैं और 2 के 2 बीच सड़क के बीचों बीच आ गई हैं, और जिसमें संस्थान द्वारा 100 मीटर में लाइनें रोड के नीचे साइड में कर दी हैं और 1.5 फीट ने लाइन को कवर किया, और उसके बाद में अभी 2 किलोमीटर में लाइनों के ऊपर डामर हो रहा है। उन्होंने मुझे अपना ज्ञापन दिया है, जो उनकी समस्या है कि बागेश्वर गिरेछीना मोटर मार्ग को पीडब्ल्यूडी ठीक से काम नहीं कर रहा है, नियमानुसार काम नहीं कर रहा है, और उसकी जांच कराने के लिए मैंने एसडीएम को निर्देशित कर दिया है कि एसडीएम से हम जांच करेंगे, एक टेक्निकल विभाग को अपने साथ लेकर। अगर वो नियमानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उन पर भी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, और पीडब्ल्यूडी बागेश्वर जो कि कार्यदायी संस्था है उन पर भी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। और जो भी इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, पहले उसकी एक बार जाँच कराना जरूरी है, तभी उस पर आगे कार्रवाई होगी। लक्सर में पीएम आवास योजना में गबन के आरोपी ने कार्रवाई के डर से योजना को 2 किस्तों की रकम पालिका में वापस जमा करा दी है। उधर इसमें एफआईआर की मांग को लेकर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने
नपा कार्यालय में धरने पर बैठ गए और बाद में 2 दिन में कार्रवाई के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि इस्माइलपुर के रामगोपाल ने शिकायत की थी कि वार्ड 5 के युवक को पालिका ने पीएम आवास योजना के तहत 20,000 रुपए की पहली किस्त दी थी। इसके बाद आरोपी ने आवास के लिए चिन्हित प्लॉट बेच दिया और इसके बावजूद उसे बिना जांच किए 1 लाख रुपए की दूसरी किस्त दे दी गई। 2021 में तीसरी किस्त देने में पहले जांच हुई तो गड़बड़ी पकड़ी गई, परंतु पालिका ने कार्रवाई नहीं की और एसडीएम की जांच में भी आरोप सही नहीं मिले। एसडीएम ने लाभार्थी और संबंधी पालिका कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश ईओ को दे दिए थे। कार्रवाई शुरू होते ही आरोपी ने गबन की 1,20,000 की रकम पालिका को लौटा दी है। बता दूं, आज नगर पालिका में जो धरना प्रदर्शन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि एक पत्रकार है अमित गिरी गोस्वामी, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री योजना से गलत तरीके से कूट रचना कर लाभ लिया गया था। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। और नगर पालिका प्रशासन इस पर कार्रवाई करना क्यों नहीं चाहता, ये भी एक बड़ा सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी से जो है सलाह करके उनके द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए हैं वो किसी कार्यवश जो है 2 दिवस के लिए शहर से बाहर हैं और 2 दिवस के बाद जो है पुनः वार्ता के लिए सभी जो धरना प्रदर्शनकारी थे उन्हें बुलाया गया है और संबंधित जो भी ठोस से ठोस कार्रवाई हो पाएगी उनकी मांग के अनुसार वो करें। देखिए, जो अमित गिरी गोस्वामी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भी ये दुरुपयोग हुआ है, ये मैंने आज इसकी एक संज्ञान में लिया और मुझे पता लगा कि उन्होंने 1,20,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिया गया। मेरी इसी बात पर चर्चा जो हमारे उस टाइम ईओ थे गौर हयात जी, मैंने उनसे भी बात पूछी कि क्या मामला है। उन्होंने मेरे से बताया कि उस टाइम जिस टाइम हमने इनको 1,20,000 रुपये दिए, पूरे कागज़ उनके हमारे पास थे और वो उन्होंने बीच में अपनी जो ज़मीन थी वो सेल कर दी। इसका उन्हें ना हमें ज्ञान है ना उन्हें हमें कोई बताया। रुक करते हैं हरिद्वार का, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाएं परखने के लिए प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल का मकसद वक्त पर खामियों को दुरुस्त कर तैयारियों को अधिक पुख्ता करना रहा और आपको बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में ये ड्रिल की गई है। देश प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरीके से उसके चलते ये मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोविड-19, सीजनल इन्फ्लुएंजा व अन्य श्वसन संबंधी रोगों से बचाव और नियंत्रण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर हल्द्वानी में भी प्रशासनिक अमले के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने बेस और सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण किया। चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध रोगियों के पर्याप्त सैंपल इन्फ्लुएंजा व कोविड-19 जांच के लिए भेजे जाएंगे। निश्चित भारत सरकार की डायरेक्शन पे 15 साल पुरानी जो गाड़ियां थी वो स्क्रैप घोषित की जा चुकी हैं। इसके लिए गवर्नमेंट पे कवायद चल रही है। शीघ्र ही या तो कोई न कोई व्यवस्था इसमें शासन के स्तर से की जाएगी और यदि कोविड केसेस बढ़ते हैं या कोई दिक्कत होती है तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारी अपना होमवर्क हुआ है, गाड़ियों की व्यवस्था करनी होगी तो जिला प्रशासन गाड़ियों की व्यवस्था चाहे वो प्राइवेट से करनी पड़े या अदर डिपार्टमेंट से रिक्विजिट करनी पड़े तो उसके लिए हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे। एम्बुलेंसेज हमारे पास हैं और अभी बेस में अगर आप देखें तो हर हर रोग के विशेषज्ञ यहाँ पर हमारे पास कम हैं, लेकिन एक 2 हर एक के हैं। डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ नर्सेज भी, जैसा अभी सीएमएस मैम बता रही थी कि 50% हमारे पास अवेलेबिलिटी है। अगर ज़्यादा ऐसी दिक्कत बढ़ेगी तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हमारे पास उपलब्ध है और आने वाले समय में जैसे कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो प्रशासन पूरा हमारा साथ देगा और जैसे पहले भी हमें प्रशासन के द्वारा ही गाड़ी उपलब्ध कराई थी तो गाड़ी का ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा। हाँ, आज मॉक ड्रिल है तो कोविड की समझ से तैयारियां हमने देख रहे हैं और बेस में बहुत अच्छी तैयारियां हो चुकी हैं और जहां हमारे 300 LPM और 600 LPM के ऑक्सीजन प्लांट भी संचालित है और फंक्शनल भी है। ऑक्सीजन मैनीफोल्ड की भी तैयारी कर दी गई है। इमरजेंसी वार्ड्स पे भी सारी तैयारियां हैं। मल्टी पैरा मॉनिटर्स भी कार्यशील है। आपने देखा होगा फ्लू क्लिनिक भी फिर संचालित कर दिया गया है जहाँ सैम्पलिंग्स भी हो रही है। बिल्कुल डरने की घबराहट की बात नहीं है। जो भी पॉजिटिव भी आ रहा है हम उनके घर में कॉल कर रहे हैं, उनको होम आइसोलेट कराया जा रहा है 7 दिन के लिए और उनको कॉल करके जो भी सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी जांच कराना आवश्यक है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।